नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत इंडस्ट्रीज में अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन अपने दुश्मनों से बदला लेता है और सभी शेयर होल्डर को बर्बाद कर देता है, और यह जानकर कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया। यह सब कुछ सुनकर वह सब के सब समझ गए कि यह सब कुछ हर्षवर्धन ने किया है। एक शेयर होल्डर तो तुरंत घुटने पर आकर हर्षवर्धन के पेड़ों को पकड़कर बोला, हमें माफ कर दो हर्षवर्धन। यह सुनकर हर्षवर्धन अपनी एक आईब्रो उठता है, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी अभी भी इतनी औकात कि तुम मेरा नाम लो। वही उसकी नजरों को रजत भी समझ गया। उसने एक लात मारी और उस शेयर होल्डर को हर्षवर्धन से दूर किया और गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमारे बॉस का नाम लो। यह सुनकर वह सभी शेयर होल्डर वापस घुटनों पर आते हुए हाथ जोड़कर बोले, मिस्टर रावत प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मानते हैं यह हमारी गलती है, हमने ज्यादा लालच कर दी और आपके चाचा का साथ दे दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से कभी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। हर्षवर्धन, जो अभी किसी राजा की तरह अपने पैरों पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था, वह किसी क्रूअल किंग की तरह हंसते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगता है हर्षवर्धन रावत कभी किसी को दूसरा मौका देता है? इतना बोलकर वह अपने हाथ में पहले हुई वॉच को सहलाने लगा और पीछे टेक लगाकर आंखें बंद करके बोला, तुम लोगों का अंत तभी शुरू हो गया था जब तुम्हारा दिमाग में मेरे खिलाफ जाने की बात आई थी। यह तो बस उसका फल है जो तुमने बोया है। इतना बोलकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ है और वहां से बाहर जाने लगा। जाते हुए उसने बिना पीछे मुद्दे कड़क लहजे में अपने सेक्रेटरी से कहा, सब कुछ साफ करो। मुझे अपनी कंपनी में कचरा पसंद नहीं है, और हाँ, जो हमारे लिए लॉयल है उन्हें बोनस देना मत भूलना, और बाकी की सारी चीज तुम मैनेज कर लो। इतना बोलकर वह वहां से निकल गया। अपोजिशन के पार्टी अध्यक्ष के ऑफिस में वहां पर इस वक्त अपोजिशन पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, जहां पर लोग काफी परेशान बैठा हुआ था। पार्टी अध्यक्ष थोड़े गुस्से में बोला, यह किसका सुझाव था कि हम सारा दोष बंसल परिवार पर डाल देंगे और नरेंद्र बंसल को अपने पोजीशन से हटा देंगे। तुम लोग बेवकूफ थे जो हर्षवर्धन और बंसल के खिलाफ गए, और अब वह किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी एक और मिनिस्टर बोला, इसमें हमारी गलती नहीं है, आप भी यही चाहते थे कि हम उसकी सरकार को गिरा दे, और अगर सरकार को गिराना है तो हमें हर्षवर्धन रावत को नीचे लाना होगा, क्योंकि वह उसे सपोर्ट करता है। यह सुनकर वह पार्टी अध्यक्ष गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए उंगली दिखाकर बोला, यह सब कुछ तुम लोगों की बेवकूफों की फौज की वजह से हुआ है। तुम लोग प्लान तो करते हो लेकिन उसे पूरा नहीं करते, बस बेवकूफ की तरह बातें करते रहते हो। तुम लोग जानते हो आज तुम्हारी वजह से हम कितनी प्रॉब्लम में फंसे हैं। तभी एक दूसरा मिनिस्टर बोला, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, कहीं पर भी हमारा नाम नहीं आया है। यह सुनकर वह अध्यक्ष उसकी बात काटते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम कहना चाहते हो हमारा कहीं पर नाम नहीं है? क्या तुमने नरेंद्र बंसल का इंटरव्यू नहीं देखा है? उसने साफ साफ इनडायरेक्ट हम पर उंगली उठाई है। और तुम्हें क्या लगता है जनता और बाकी के लोग इतने बेवकूफ है जो उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाएंगे? यह सुनकर दूसरा मिनिस्टर भी बोल पड़ा, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। अगर अपोजिशन पार्टी पर सवाल उठे और उंगली उठी तो देश में कुछ और दंगे हो जाएंगे। यह बात वह जानता है, और इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में लोगों को उकसाना वह लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए उसने जाकर मीडिया में बातें की। यह सुनकर पार्टी अध्यक्ष अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसे दिन भी दिल लग रहा था कि उसने बेवकूफ की फौज पाल रखी है। यह बात तो हर किसी को पता है कि पॉलिटिशियन बस लोगों के बीच अपने अच्छे कैरेक्टर और उनके ऊपर अपनी विश्वास की वजह से पॉलिटिशियन बन पाता है, और उनकी पार्टी का जो अच्छी रेपुटेशन थी वो तो पहले ही देवराज गोंडा की वजह से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि वह इतने गलत काम कर चुका था कि उसके गंदे कामों के छिटे अपोजिशन पार्टी की रेपुटेशन पर भी पड़े थे। अब हर जगह बस यही बात चल रही थी कि अपोजिशन पार्टी में ऐसे ही गुंडे खड़े हैं, वहां पर हर कोई गलत काम करता है और अपने काम निकलवाने के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेते हैं। अपनी छवि को सुधारने के लिए ही उन लोगों ने हर्षवर्धन पर इल्जाम डाला था और इनडायरेक्ट बंसल परिवार को फंसाने की कोशिश की थी, ताकि वह लोग साफ साफ निकल जाए। लेकिन उनकी फूटी किस्मत की नरेंद्र बंसल, जो कुछ वक्त पहले मरने की कगार पर था, और यह भी खबर मिली थी कि वह मर चुका है या फिर कोमा में जा चुका है,
वह अचानक पब्लिक के सामने आकर इंटरव्यू देता है, जिसकी वजह से उन लोगों की सारी चाल उल्टी पड़ गई और उनका मोहरा हर्षवर्धन का सौतेला चाचा अरेस्ट हो गया और अब वह केंद्र सरकार के अंडर अरेस्ट हो चुका है। और अगर उसने मुंह खोल दिया तो अपोजिशन पार्टी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हर कोई परेशान। क्या यह बदलाव हर्षवर्धन को फायदा देगा कि वो पड़ेगा मुसीबत में? बंसल परिवार के घर में बुजुर्ग बंसल कपल हॉल में बैठा हुआ था और इस परेशानी से कैसे निकले उस पर चर्चा कर रहा था। तभी उसका छोटा बेटा और उनके दोनों पोते वहां आते हैं। उनके चेहरे पर काफी मिक्स इमोशन थे, जैसे वह लोग कुछ सोच रहे हो। तभी एक्साइटेड रिधान आकर सीधे ही टीवी ऑन कर देता है। वहीं उसे टीवी ऑन करता देख उसके दादा केशव बंसल गुस्से में बोले, क्या कर रहे हो? अभी भी तुम्हें मस्ती सूझ रही है? तुम सिचुएशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। वही उसकी बात सुनकर रिधान खुश होकर बोला, दादाजी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ उसे देखने के बाद अभी खुश हो जाएंगे। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इतना बोलकर वह न्यूज चैनल चला देता है। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी दादी कावेरी बंसल थोड़ी गुस्से में बोली, विधान अब बस भी करो, हम पहले ही इतनी चिंता में है। एक तो तुम्हारे पापा ठीक नहीं हुए हैं, ऊपर से अपोजिशन पार्टी का प्रेशर, और इस बार तो हर्षवर्धन भी हमारी मदद नहीं कर सकता और तुम अभी भी मजाक कर रहे हो। अभी वह इतना ही बोला था कि उनके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। इस आवाज को सुनकर उनकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गई। उनकी नजरें तुरंत टीवी पर चली गई। उनके साथ साथ उनके पति की नजरें भी टीवी पर चली गई, जहां पर एक इंटरव्यू आ रहा था। उसे देखकर कावेरी बंसल अविश्वास में बोली, नरेंद्र क्या वह ठीक हो गया? उनकी बात का जवाब देते हुए रिधान बोला, दादी माँ यह तो मैं भी नहीं जानता, मैं तो आपको यह दिखाना चाहता हूँ, हमने भी यह रास्ते में देखा। दरअसल सामने टीवी पर नरेंद्र बंसल का लाइव इंटरव्यू आ रहा था। अपने बेटे को सही सलामत और होश में आया देखकर बुजुर्ग कपल से रहा नहीं गया। वह तुरंत खड़े होते हुए बोले, यह सब कुछ हम बाद में देख लेंगे, पहले चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। यह सुनकर विधान बंसल बोल पड़ा, दादाजी आप शांत हो जाए, वह यहीं पर आ रहे हैं, मेरी उनके से बात हो चुकी है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। और जैसा कि विधान ने कहा था, थोड़ी ही देर में कई सारे कदमों की आवाज बंसल विला के हॉल में आने लगी। पूरा बंसल परिवार अब तक हॉल में इकट्ठा हो चुका था। वही नरेंद्र बंसल वहां चलकर आ रहे थे। उन्हें देखकर हमारी छोटी सी राधिका तुरंत आगे दौड़ते हुए भागी और उन्हें गले लगा लेती है। हालांकि नरेंद्र बंसल स्ट्रीक इंसान थे, वह अपने बेटे तक को सीधे मुंह जवाब नहीं देते थे, लेकिन राधिका उनके लिए आज भी बची थी। वह कभी उनके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे और वह उनके साथ कुछ वक्त भी अच्छा बिताते थे। इसीलिए राधिका उनसे बिल्कुल नहीं डरती थी, जैसे बाकी के लोग उनसे डरते थे। राधिका रोते हुए बोली, बड़े पापा आप बहुत बुरे हो, आपने हमें डरा दिया। यह सुनकर नरेंद्र बंसल उसका सर सहलाकर बोले, बेटा शांत हो जाओ और रोना बंद करो। लेकिन राधिका थी जो उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तभी विधान भी बोला, गुड़िया पापा को छोड़ो, उन्हें अभी भी दर्द हो रहा होगा। यह सुनकर राधिका उनसे थोड़ा सा दूर हुई और परेशान होकर बोली, क्या आपको अभी भी कहीं दर्द हो रहा है बड़े पापा? इतना बोलकर वह उन्हें इधर उधर देखने लगी। तभी प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी बोला, मैडम सर को अभी आराम की जरूरत है, आप इन्हें जाने दीजिए। यह सुनकर बाकी के लोग भी परेशान हो गए। तभी राधिका के दादाजी आगे आते हुए बोले, यह आप क्या कह रहे हैं? वह ठीक तो लग रहा है, क्या अभी भी कोई प्रॉब्लम की बात है? तभी डॉक्टर जो प्रेसिडेंट का इलाज कर रहे थे, उन्हें अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आगे आते हुए बोला, आप बातों में वक्त बर्बाद मत कीजिए, हमें अभी भी उनका ट्रीटमेंट शुरू करना है, आप प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। और सर आपको भी डॉक्टर एना के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, क्या आप भूल गए उन्होंने क्या कहा था? यह सुनकर प्रेसिडेंट तुरंत अपने परिवार की ओर देखकर बोले, आपको जो भी जानना है वह मेरे सेक्रेटरी से जान लीजिएगा, अभी मुझे जाना होगा। यह कहते हुए उन्हें खांसी होने लगी। वह समझ गए कि अनाया की दी हुई दवाएं के असर खत्म हो रहा है। अब उनके शरीर में कमजोरी आ रही थी। यह देखकर कि अब वह ठीक नहीं लग रहे हैं, पूरा परिवार परेशान हो गया। तभी डॉक्टर आगे आए और उन्हें सपोर्ट करते हुए कमरे में ले जाने लगे, जहां पर एक पूरा मेडिकल रूम था। उनके पीछे पीछे दो और डॉक्टर थर्माकोल के बॉक्स लेकर अंदर जाने लगे, जिसमें कुछ खास तरह की दवाएं थी।
उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है वह पहले ही डॉक्टर एना उन्हें बता चुकी थी। उनके जाने के बाद पूरे परिवार की नजरें उनकी सेक्रेटरी पर अटक गई, जैसे वह कोई गुनहगार हो और पूरा परिवार उसे इंट्रोगेट पूछताछ करने वाला हो। तभी बंसल दादाजी थोड़े गुस्से में बोले, अब साफ साफ बताओ नरेंद्र ठीक हुआ है या नहीं, और यह सब कुछ क्या है। तभी कावेरी बंसल भी बोल पड़ी, हाँ सही बात है, चल क्या रहा है। यह सुनकर सेक्रेटरी थोड़ी परेशान आवाज में बोला, यह सब कुछ डॉक्टर एना की वजह से हो रहा है। यह चमत्कार उन्होंने ही कर दिखाया है। यह सुनकर हर कोई कंफ्यूजन में उसे पूछता है, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो। तो सेक्रेटरी उन्हें सुबह की बात बताने लगा कि डॉक्टर एना प्रेसिडेंट की विला आई थी। फ्लैश बैंक अन्य जैसे और हर्षवर्धन एयरपोर्ट से अलग अलग निकले थे और अनाया जिसे ड्राइवर हर्षवर्धन के कहने पर घर छोड़ने जा रहा था, उसे देखकर अनाया गंभीर आवाज में बोली, जल्द से जल्द प्रेसिडेंट के विला ले चलो। ड्राइवर भी बिना किसी परेशानी के उसे विला ले गए। रस्ते ने अनाया से अपने सेक्रेटरी रेशमा को फोन किया और उसे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के साथ प्रेसिडेंट के विला बुलाया और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने को कह दिया था। वो लोग जैसे ही विला आया, अनाया तुरंत प्रेसिडेंट के रूम में चली गई और अंदर जाकर रेशमा से बाकी के डॉक्टरों को बाहर निकालने को कह दिया, क्योंकि उसे जो करना था उसके लिए उसे शांति और अकेलापन चाहिए था। इसकी सेक्रेटरी रेशमा भी समझ गई कि उसकी बॉस कहना क्या चाहती है, तो वो सभी को बाहर भेज देती है। वैसे तो वो लोग वहां से जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी अनाया नकाब से ढकी हुई थी और बहुत कम लोग थे जिसने उसे देखा था, और यहाँ बात प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की थी। लेकिन जब से उन्हें पता चला था कि डॉक्टर एना और हर्षवर्धन का रिश्ता क्या है, तब से वह लोग अनाया से और रिस्पेक्ट से बात करते थे। वह अनाया को नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चले गई। वही प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी तो पहले ही अनाया का आदेश पूरा करने चला गया था। अनाया ने वहां खड़ी रेशमा से गंभीर होकर कहा, दरवाजा बंद करो। इतना बोलते ही उसने अपने बैग से एक खास तरह का बॉक्स निकाला। उस बॉक्स के अंदर सबसे यूनिक और सबसे लंबी गोल्डन नीडल थी। उन्हें देखकर रेशम की आंखों में चमक आ गई। वह जानती थी कि उसकी मैडम एक्यूपंक्चर में महारत हासिल कर चुकी है, लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सिल्वर नीडल का भी इस्तेमाल करते होंगे। यहाँ तो उसकी मैडम गोल्डन नीडल का इस्तेमाल करने वाली थी। यह उसके लिए एक यादगार मोमेंट था, क्योंकि गोल्डन नीडल एक्यूपंक्चर की तकनीक में सबसे उम्दा और सबसे मुश्किल तकनीक थी। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो यह जानते भी होंगे कि ऐसी कोई तकनीक भी है। वैसे अनाया यह कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उससे करना पड़ रहा था, क्योंकि बाहर मामला पहले ही हाथ से बाहर जा चुका था और वह नहीं चाहती थी कि और कोई प्रॉब्लम हो, और उसके लिए अब हर्षवर्धन की मदद करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वह था प्रेसिडेंट का होश में आना। उनके होश में आते ही उसका प्लान जो उसने सोच रखा था वह एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यह प्लान वह पहले ही बना चुकी थी कि वह किस तरह से प्रेसिडेंट को होश में लाएगी और बाद में क्या करेगी। क्या प्लान किया था अनाया ने, और क्या अनाया इन सब के बाद अपने दुश्मनों को माफ करेगी। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।